हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उन पे फोकस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको जितनी भी पॉसिबल टर्म्स थी, जो बड़ी टर्म्स थी, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दी। जैसे हमने कैपिटल, ड्राइंग्स, लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर के बारे में बात की। लेकिन आज हम जिन टर्म्स की बात करने जा रहे हैं वो रिलेटिवली सिंपल टर्म्स हैं। सबसे पहले इनकम की बात करते हैं। इनकम मीन्स monetary flow into business due to regular activities। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा कॉशियस रहने के लिए बोलना चाहूँगी, बिकॉज इनकम, प्रॉफिट, गेन, ये तीनों ही टर्म्स जो हैं थोड़ी सी सेपरेट टर्म्स हैं। मतलब इनमें बहुत थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, लेकिन ये बिल्कुल सेम ही टर्म्स हैं, ज़्यादातर लगभग सेम है। अगर जिसको अकाउंट्स की ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं होती या कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो उसको इनकम, प्रॉफिट और गेन, इन तीनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करना होता है। उसको मतलब वो लोग इसमें डिफरेंस नहीं क्रिएट करते, लेकिन क्योंकि हम लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं, हम लोग इसके बारे में अच्छे से नॉलेज ले रहे हैं, तो हमें इनका डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। ओके, सो द फर्स्ट टर्म इज़ इनकम। इनकम इज़ मॉनेटरी फ्लो इनटू बिजनेस ड्यू टू रेगुलर एक्टिविटीज़। बिजनेस की जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से जो उसको मनी जनरेट होती है, हम उसको इनकम बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बिज़नेस है जिसमें क्लोथ्स के अंदर डील किया जाता है, क्लोथ्स सेल किए जाते हैं। मान लो उस बिज़नेस को एक महीने में क्लोथ्स की सेल करके 8,000 रुपीज़ जो है वो मिलते हैं। बेटा, ये टोटल सेल वैल्यू की बात की जा रही है, 8,000 रुपीज़ मिलते हैं। सो दैट इज़ इनकम, मतलब जो उसको टोटल सेल हुई है। अभी आप ये नहीं बात कर रहे कि 8,000 में आप अपनी कॉस्ट घटाओगे, एक्सपेंडिचर घटाओगे, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जस्ट जो आपको रिटर्न मिल रही है उसको हम इनकम बोलते हैं, जो आपको टोटल पैसा मिल रहा है। मैं एग्जांपल्स कोट करके इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इनकम, प्रॉफिट, गेन, ये तीनों टर्म्स देखने में सिमिलर लगेंगी, लेकिन इनमें बहुत थोड़ा ही सही डिफरेंस होता है। तो एग्जांपल्स के ज़रिए हम और अच्छे से इसको समझेंगे। देन द सेकेंड इज़ प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स अमाउंट फ्रॉम इनकम लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी, जब आप लोग इनकम के अंदर से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो जो पीछे चीज़ बच जाती है वो है प्रॉफिट। आप कभी भी किसी से भी पूछ लेना, हर बिजनेसमैन आपको यही बोलेगा, मेरा पर्सन या मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो। ठीक है, अब देखिए, कोई ये नहीं बात करता मेरी इनकम इंक्रीज़ हो। लोग ये कहते हैं, मतलब इनकम के सोर्सेज इंक्रीज़ हो, ये तो वो कहते हैं, लेकिन ये लोग ज़्यादा ये बात करते हैं कि प्रॉफिट इंक्रीज़ हो। क्योंकि बेटा, प्रॉफिट वो शुद्ध अमाउंट है या वो एक प्रॉपर अमाउंट है जिसकी वजह से आपको जो असली जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो जनरेट होता है। अब मैंने आपको पिछले टर्म के अंदर एक एग्जांपल बताई थी। एक क्लोथ्स का बिज़नेस करती है एक शॉप, उनको एक महीने में सेल करके 8,000 रुपीज़ जो है इनकम जनरेट हुई है। अब बेटा, उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो उनको डिडक्ट करने पड़ेंगे। जैसे जो क्लोथ्स ओरिजिनली कितने के लिए थे, 5,000 के लिए थे, उन्होंने 1,000 में उस सारी शॉप का जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो आ गया है। जैसे बिजली का बिल है, कोई किसी एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, कोई पानी, चाय पानी की एक्सपेंसेस है, एट्सेट्रा। वो सब डिडक्ट करके 8,000 में से मतलब हमने सपोज 6,000 का खर्चा अपना डिसाइड कर लिया है, वो सब डिडक्ट करके जो 2,000 की अमाउंट बच रही है, दैट इज़ प्रॉफिट। ठीक है जी, ये वो पैसा है जो पूरी तरीके से एक बिज़नेस की असली रियल कमाई है, रियल इनकम है। तो प्रॉफिट को आप रियल इनकम भी बोल सकते हो। इनकम हमारी असली कमाई नहीं होती, क्योंकि इनकम तो वो मॉनेटरी रिटर्न है जो हमें अपनी बिज़नेस की रेगुलर एक्टिविटीज़ करके मिलता है।
लेकिन प्रॉफिट वो चीज़ होती है जो असल में हमारी कमाई है, हमारे जितने खर्चे वगैरह हैं वो भी डिडक्ट करके जो पैसा हमें बच रहा है वो है प्रॉफिट। लेकिन एक बात याद रखनी है, प्रॉफिट हमेशा रेगुलर एक्टिविटीज़ से ही जनरेट किया जा सकता है। किससे? रेगुलर एक्टिविटीज़ से। अब अगर हम ऐसी एक्टिविटीज़ की बात करें बिज़नेस में जो रोज़ रोज़ नहीं होती, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं बिज़नेस के अंदर जो कभी कभी होती हैं लेकिन आपको प्रॉफिट बहुत बढ़िया देकर जाती है। जैसे एक बिज़नेस ने एक शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया, ठीक है, मान लो उसने स्टॉक प्राइस के अंदर इन्वेस्ट किया था और 6 महीने बाद उसको पता चलता है कि उसकी मनी डबल हो गई है, तो भाई बहुत खुशी की बात है, प्रॉफिट की बात है। लेकिन एक बिज़नेस का काम बेटा स्टॉक्स में डील करना नहीं होता। एक बिज़नेस का काम है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना, एक्सचेंज करना, सेल करना, ठीक है। वो तो चलो उन्होंने टाइम पास करने के लिए या एक्स्ट्रा मनी अर्न करने के लिए जो है वो एक्टिविटी की, ठीक है। अब जैसे बिज़नेस ने अपनी एक पुरानी मशीनरी बेची तो उस पर उनको प्रॉफिट हो गया 1000 का। मैंने आपको कल भी बताया था बिज़नेस अपने जो एसेट्स हैं डेली बेसिस पे थोड़ी ना सेल करने के लिए लेकर आता है, वो तो उसको यूज़ करने के लिए लेकर आता है ना, ठीक है। तो बस यहीं से मैं आपको बता रही थी गेन क्या होता है। इट इज़ द बेनिफिट। कौन सा बेनिफिट? फाइनेंशियल बेनिफिट जनरेटेड फ्रॉम नॉन रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज़, नॉन रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक है। अब जैसे जो इन्वेस्टमेंट की थी उस पर जो ब्याज मिला है, बिज़नेस कभी कभी ही इन्वेस्टमेंट करता है बेटा शेयर्स के अंदर, डेली नहीं करता, तो उससे जो आपको रिटर्न मिला है वो क्या है? आपका गेन है, आपका प्रॉफिट नहीं है। बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है, गेन उसको एक्सीडेंटली हाथ लग जाते हैं। मतलब अगर उसको गेन होता है बिज़नेस को तो खुशी ही होगी, दुख नहीं होगा बिज़नेस को, लेकिन गेन है वो कभी भी रेगुलर एक्टिविटीज़ से नहीं आने वाला, ठीक है जी। ये 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब जो 4th टर्म है वो है लॉस। लॉस एक बहुत ही अनवांटेड सिचुएशन in which money flows out from business, ठीक है जी। तो अब देखो जो बिज़नेस है उसको लॉस भी होता है। बिज़नेस सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़े ही होता है। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ पढ़ाई है कि हर कोई एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट की करता है, लेकिन उसको लॉस भी तो हो सकता है, ठीक है। तो लॉस वो अनवांटेड सिचुएशन है जिसमें मनी जो है वो बिज़नेस से बाहर फ्लो कर जाती है, ठीक है जी। तो अब लॉस के अंदर हम लोग क्या ले लेंगे कि जब बिज़नेस के जो एक्सपेंसेस हैं दे बिकम ग्रेटर देन इनकम, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ लॉस, ठीक है जी। अब बिज़नेस ने 8000 रुपीज़ कमाए थे, पिछले वाला एग्जाम्पल ही लूँगी, उसकी इनकम थी, लेकिन जब उसने अपने खर्चे टैली किए, सारे खर्चे मिलाकर 10,000 रुपये बन रहे हैं, तो अब उसको 2000 का लॉस हो गया ना, क्योंकि उन्होंने कॉस्ट तो 10,000 की लगा दी लेकिन अर्निंग सिर्फ 8000 की, तो हो गया ना लॉस 2000 का। तो लॉस क्या है? अनवांटेड सिचुएशन इन विच मनी फ्लोज आउट फ्रॉम बिजनेस। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज गुड्स। गुड्स क्या है? दीज आर थिंग्स जनरेटेड आफ्टर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है जी। तो अगर आप लोग गुड्स की बात कर रहे हैं तो हर बिज़नेस कैसे प्रॉफिट कमा रहा है या कैसे पैसा कमा रहा है? गुड्स को सेल करके ही ना। तो लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि गुड्स क्या होते हैं। गुड्स वो चीज़ें हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके हमें मिलती हैं। जैसे अभी हमने जिस बिज़नेस का एग्जांपल लिया था वो क्लोथ्स के अंदर डील करता है, ठीक है जी। तो क्लोथ्स कैसे बनाए जाते हैं?
कॉटन या फिर जो भी फैब्रिक हम यूज़ कर रहे हैं या जिस तरीके का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग करके उससे कपड़ा बनता है। कपड़े को बहुत सारे थ्रेड्स से, कलर्स से आगे जाके प्रोसेसिंग की जाती है, तभी उसका क्लोथ बनाया जाता है ना, एक ड्रेस बनाई जाती है, और फिर उस ड्रेस को आप शॉप में से ख़रीदने जाते हो। तो सी देयर इज़ अ डिफरेंस क्या है कि जो गुड्स हैं वो किसी रॉ मटेरियल से बने होंगे, वो कभी भी फिनिश्ड गुड्स एग्जैक्टली नहीं बन के आते। ऑब्वियसली कोई ना कोई रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग की होती है तभी फिनिश्ड गुड्स बनते हैं। आप किसी दुकान से चीनी खरीदने जाते हैं तो वो चीनी क्या ज़मीन से निकल कर आई है या वो ऐसे ही अवेलेबल थी क्या? नहीं। जो चीनी बनती है वो गन्ने से बनती है, शुगर केन से। शुगर केन को बहुत ज़्यादा शुगर केन इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेसिंग के थ्रू चलाया जाता है, फिर उसके बाद कहीं जाके शुगर बनती है और वो शुगर उसके बाद मार्केट में सेल होने आती है। ठीक है, सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। देन इज परचेजेस। परचेजेस क्या है? व्हेन अ बिजनेस बायज गुड्स फ्रॉम सम आउटसाइड एजेंसी। ठीक है जी। परचेजेस का क्या मतलब है? कोई भी चीज़ खरीदना। अब देखो बेटा, बिजनेसेस कई ऐसे भी होते हैं जो अपने गुड्स खुद प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ बिजनेसेस थोड़े से स्मार्ट होते हैं। वो क्या सोचते हैं कि हम उन लोगों से ये सब चीज़ें ले लेंगे जो इसको सस्ती बना सकने में कैपेबल है। ठीक है, हम उसको सस्ते पे ख़रीदेंगे और महंगे पे सेल कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दे सकती हूँ। जितने भी करियाना गुड्स की जो शॉप्स होती हैं, आपको उस पर इतनी सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि सोप्स हैं, शुगर है, ठीक है, टी लीव्स हैं, इतना कुछ आप वहाँ पे देखते हो, परचेज़ भी कर सकते हो। आपको क्या लगता है जो शॉपकीपर है वो सारी चीज़ें खुद बनाता है? नहीं, उसने बस एक चीज़ समझी हुई है कि मुझे इसको जितने भी कम रेट पे है वो परचेज़ करना है, ऐसी जगह से परचेज़ करना है जो मुझे कम रेट पर सेल कर सकता है, और फिर इसको मैं ज़्यादा प्राइस लगा के अपने कंज्यूमर्स को सेल कर दूंगा। सो दीज आर परचेजेस। देन इज परचेज रिटर्न आउटवर्ड्स। इट मीन्स गिविंग बैक द परचेज्ड मटीरियल टू सप्लायर। हाँ जी, अब देखिए बेटा, कई बार क्या होता है जो परचेजेस हैं वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो पाती। ठीक है जी, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे अगर मान लो, मैं अपनी एग्जांपल ले रही हूँ, मैं मान लो किसी भी तरीके का बिजनेस भी नहीं करती, मैं एक शॉपकीपर से क्या लेने गई? एक ड्रेस लेने गई। ठीक है, मैंने वो ड्रेस ले तो ली, ठीक है, उसको अच्छे से देख भी लिया था, लेकिन जब मैं घर आई तो मुझे क्या उसमें से दिखा कि ड्रेस के अंदर एक जो ड्रेस की चेन थी वो ख़राब थी और उसके कुछ बटन्स थे वो निकले हुए थे। तो ऑब्वियसली अब मैं दोबारा उसको रिटर्न करने जाऊंगी ना, मैं बोलूँगी कि या तो आप इसको वापस ही रख लीजिए या फिर आप चेंज करके दीजिए मुझे ड्रेस। ठीक है, तो कई बार बिजनेस के साथ भी ऐसा होता है, जो गुड्स वो परचेज करता है ना आगे सेल करने के लिए, उन गुड्स में कोई ना कोई कमी निकल आती है। ठीक है, जैसे मान लो वो गुड्स बिल्कुल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है या जो हमने मांगा था वैसे नहीं है, तो इस वजह से हम सप्लायर को वो गुड्स रिटर्न कर देते हैं और इसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न, क्योंकि हमने किसी आउटसाइड एजेंसी से वो गुड्स खरीदे थे और हम उन्हीं को वापस कर रहे हैं। बिजनेस में से कुछ वापस जा रहा है, इसीलिए हम इसको रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है जी। सप्लायर कौन होता है बेटा? जो हमें गुड्स प्रोवाइड करता है, उस आउटसाइड एजेंसी को हम सप्लायर बोलते हैं। तो जब हम किसी मिस्टेक्स की वजह से या किसी फॉल्ट की वजह से गुड्स को रिटर्न कर देते हैं सप्लायर को, उस चीज़ को हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज सेल्स। सेल बेटा टोटलिटी में किसके लिए यूज़ किया गया है? जब हम फिनिश्ड गुड्स को when finished goods are transferred to consumers। ठीक है, जब हम कंज्यूमर्स तक फिनिश्ड गुड्स पहुंचा देते हैं, इस एक्ट को क्या बोला जाता है? सेल्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल में बताया था कि क्लोथ्स को सेल करके 8,000 रुपये हमें इनकम के रूप में प्राप्त हुए। मतलब आपने 8,000 अमाउंट की जो गुड्स हैं उनको कंज्यूमर्स तक पहुंचा दिया था,
इसलिए हम जो 8,000 रुपये हैं उसको क्या बोलेंगे, ये हमारी सेल है भाई, हमारी इतनी सेल हुई है गुड्स की। ठीक है जी। देन इज सेल रिटर्न। अब देखो परचेज रिटर्न में हमें अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही थी तो हम सप्लायर को रिटर्न कर रहे थे ना, उसको परचेज रिटर्न बोलते थे। तो ऐसे ही कई बार कस्टमर को भी कोई चीज़ नहीं पसंद आती, तो इस वजह से उसको हम सेल रिटर्न बोलते हैं। सो द डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न्ड बाय consumers are known as सेल रिटर्न। ठीक है जी। तो बेटा सेल रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड्स। देखो आपने तो गुड्स अपने बिजनेस से बाहर निकाल दिए थे, कंज्यूमर के पास पहुंचा दिए थे सेल करके, लेकिन कई बार क्या है उसको कुछ गुड्स पसंद ही नहीं आते, तो वो आपको रिटर्न करने आएगा। अब जो चीज़ उसके काम की नहीं है, उसको पसंद नहीं आ रही, वो आपको वापस ही देगा ना, तो इसी को हम सेल रिटर्न बोलते हैं। देन कम्स दी स्टॉक। बेटा स्टॉक क्या होता है, इट इज़ द गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, आपने गुड्स प्रोड्यूस किए या कहीं से खरीद के भी जो बेचते हो आप, ठीक है, आपने खरीदे बेचे, लेकिन जब साल बंद हुआ, ठीक है, जब आपको सारे अपने अकाउंट्स क्लोज करने थे, तब आपने क्या देखा कि कुछ गुड्स तो रह ही गए हैं, उनकी सेल तो नहीं हो पाई है। अब बेटा बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ स्टॉक नहीं बिक पाता, वो अनसोल्ड रह जाता है, तो ऐसी चीज़ को हम स्टॉक बोलते हैं। ठीक है जी। देन इज डेटर, द मनी owed by a person to the business। कोई ऐसा पर्सन जिसने बिजनेस को, बेटा ओड का क्या मतलब होता है, ओड का मतलब होता है जिसने हमें पैसे देने हैं, या जिसने हमसे कोई उधार लिया था और अब उसको हमारे पैसे चुकाने हैं। ठीक है, जिसके सिर पे हमारा कोई उधार है, तो वो कौन होता है, डेटर होता है। ठीक है, मतलब उसने हमें हमारे कोई पैसे वापस करने हैं, उसको हम डेटर कहते हैं। अब आप ज़रा खुद सोचिए, बिज़नेस के अंदर कोई भी बिज़नेस का डेटर क्यों होगा, हो सकता है बिज़नेस ने उसको सेल की हो और उस समय उस पर्सन ने हमें पैसे ना दिए हों, तो हमने भी बोल दिया होता है कि चलो कोई बात नहीं, आप 1-2 हफ्ते ठहर के दे देना पैसे, या 1-2 दिन में दे देना। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है, डेटर बोला जाता है। क्रेडिटर इज द पर्सन टू whom बिजनेस ओज मनी। अब बेटा क्या लोग ही हमसे उधार लेते हैं, हम किसी से उधार नहीं लेते। अब देखो बिजनेस को भी तो हर वक्त पैसों की ज़रूरत पड़ती ही रहती है, तो जब बिजनेस किसी से उधार ले और बिजनेस के सिर पे किसी और का उधार हो, हम उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। ठीक है जी, उस पर्सन का नाम हो जाएगा क्रेडिटर। बाकायदा ये जो डेटर और क्रेडिटर है, इनके नाम और इनकी अमाउंट्स जो है रिकॉर्ड होंगी। ठीक है जी। देन इज रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स क्या है बेटा, ये वो सारी मनी है विच हैज़ टू बी रिसीव्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम अदर्स। दूसरों से जितना भी पैसा बिजनेस ने लेना है उसको रिसीवेबल्स कहते हैं। जैसे कि डेटर्स प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स इसके अंदर आ जाता है। ये टर्म्स आपको बहुत अच्छे से आने वाले समय में क्लियर हो जाएंगी। फ़िलहाल अभी के लिए आप ये याद रखें कि रिसीवेबल्स में डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स दोनों आ जाते हैं। देन पेबल्स, मनी विच हैज़ टू बी paid by the business to others is called payables। ठीक है जी। बिजनेस भी अब किसी के पैसे देने वाला हो सकता है बिजनेस ने किसी से उधार लिया हो और उसको चुकाना हो वो पैसा, तो उस पैसे को हम पेबल्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं जी, पेबल्स।
और पेबल्स के अंदर आता है क्रेडिटर्स प्लस ट्रेड पेबल्स। ठीक है जी। नाउ कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है बेटा? कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर डन बाय द बिजनेस in producing goods and doing transactions। ठीक है जी। अगर एक बिजनेस को गुड्स प्रोड्यूस करने हैं तो ऑब्वियसली उसका खर्चा तो लगेगा ही ना, पैसा तो लगेगा ही। तो ठीक है, जो कॉस्ट, जो लागत उसकी गुड्स को प्रोड्यूस करने में और जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसको करने में लगती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉस्ट। ठीक है। देन इज वाउचर। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हाँ जी, एक बिजनेस जब किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को करता है तो उसका प्रूफ होना चाहिए ना बिजनेस के पास। जैसे आप अगर किसी शॉप से शॉपिंग करने जाते हो तो आप कभी बिल लेना नहीं भूलते। रीज़न क्या है? कल को अगर आपको उस गुड्स में कोई दिक्कत लगे तो वो बिल दिखा के एटलीस्ट आप उसको वो गुड्स रिटर्न तो कर सकते हो ना, कि देखो भाई तुम्हारी शॉप से लिया था, हमें अच्छा नहीं लगा तो रिटर्न करने आ गए। ठीक है। तो बेटा वो जो बिल है वो किस चीज़ का प्रूफ है? कि ये ट्रांजैक्शन आपने उसी शॉप के साथ की है और उसी शॉप की ही गुड्स हैं। ठीक है। तो बिल बेटा एक्चुअल में क्या होता है? अकाउंट्स में उसको हम बोलते हैं वाउचर। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के प्रूफ को क्या बोला जाता है जी? वाउचर। ठीक है जी। जैसे बैंकों में आप देखते हो वाउचर फिल करना होता है। ठीक है। कैश को डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है, या फिर कैश को निकलवाने के लिए, विड्रॉल के लिए। तो अब बेटा जो वाउचर है वो किस बात का प्रूफ है बैंक के पास? कि इस पर्सन ने पैसे हमसे लिए थे, निकाले थे या जमा करवाए थे। कल को बेटा हो सकता है आप लोग पैसे निकालने जाओ और बाद में मुकर जाओ कि नहीं भाई हमारे अकाउंट में तो इतना पैसा था, बैंक वालों ने कम कर दिया। तो बैंक वाले ना आपको जाके वाउचर दिखा देंगे, देख लो भाई ये ट्रांजैक्शन हुई थी। ठीक है। सो वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। देन द लास्ट टर्म इज डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है बेटा? इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स हाँ जी। देखो अब कई बार ऐसा होता है ना, डिस्काउंट आप सभी ने सुना है, गर्ल्स के बीच में तो बहुत एक फेमस टर्म है, क्योंकि जहाँ पे डिस्काउंट होता है गर्ल्स वहाँ शॉपिंग के लिए ज़रूर जाती हैं। डिस्काउंट क्या होता है? रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। मतलब जो गुड्स हैं उनका जो रेगुलर प्राइस है, अगर उससे कम में आपको गुड्स सेल किए जा रहे हैं, दैट मीन्स आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो डिस्काउंट भी बेटा दो तरीके का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ठीक है जी। ट्रेड डिस्काउंट जनरली होलसेलर्स को मिलता है, क्योंकि बेटा अब होलसेलर्स हैं वो बल्क में परचेज करते हैं ना गुड्स को, तो ऑब्वियसली उनको जो डिस्काउंट मिलेगा जो बड़ी या बल्क परचेजिंग पे मिलता है उसको अपन ट्रेड डिस्काउंट मिलते हैं। बेटा ट्रेड डिस्काउंट के लिए एक बात याद रखना, इट इज़ नेवर शोन इन अकाउंट्स। हम कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को अलग से शो नहीं करते अकाउंट्स में, बस वो अमाउंट माइनस करके लिख देते हैं। ठीक है जी। कैश डिस्काउंट क्या है बेटा? ये हमेशा कैश पेमेंट पे मिलने वाला डिस्काउंट है। ठीक है जी। मान लो आपको एक शॉप पे जाते हो आप, दोनों तरीके की मीडियम वहाँ पे आपको दिए जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है जी, अगर आपको उधार लेना है आप उधार भी ले सकते हो हमसे। ठीक है। अगर आपको कैश पे करना है तो कैश भी ले सकते हो, लेकिन वो आपको लालच देते हैं कि अगर आप अभी हमें कैश दे के जाओगे ना सारा अमाउंट, तो आपको 2% की है छूट दे देंगे। तो वो कौन सा डिस्काउंट होता है? वो कैश डिस्काउंट होता है। जनरली ये कैश पेमेंट पे दिया जाता है, और किस लिए दिए जाता है? ताकि स्पीडी कैश रिकवरी हो सके। बहुत सारे लोग ये डिस्काउंट इसलिए देते हैं ताकि लोग उनसे उधार ही ना लें, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं इस डिस्काउंट के लालच में वो कैश में ही कर लें। ठीक है जी। तो यहाँ पर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ख़त्म हो जाती है।
इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करवाया जाएगा, विच इज़ द फर्स्ट न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ +1 अकाउंटेंसी।